हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश सर में। तो हमने क्या देखा था पिछली वीडियो में, कहाँ तक कवर कर लिए थे? 4.1 तक। हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर 4। तो हमने 4.1 कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। आज कहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों? 4.2 से। तो हमने पिछली वीडियो में क्या देखा कि द्विघात समीकरण कैसे बनता है। ठीक है, तो हमें क्या है, व्यंजक दिए रहते थे, हम बनाते थे उनसे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब हमें क्या है, द्विघात समीकरण दिया रहेगा और हमें क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप लोगों ने सीखा है किसमें? बहुपद में। तो जैसे बहुपद में हम क्या निकालते थे? शून्यक। उसी प्रकार हमारे इसमें क्या निकालते हैं? समीकरण में मूल निकलते हैं। तो बहुपद में हमने शून्यक निकालना सीख लिया था। अब हम समीकरण में क्या सीखेंगे? समीकरण में मूल निकालना सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम सीखते हैं क्या है? मूल निकालना। तो कैसे मूल निकलता है, ठीक है। तो तब तक आप लोग क्या करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। तो जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर से दूसरी वीडियो लेके आऊंगा जहां आपको समस्या हो रही है, वहां से हम दूसरी वीडियो लेके आऊंगा और आप लोगों को वहां वो बातें, आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा प्रयास जहां तक रहता है कि आप लोगों को कोई डाउट ना आए। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और कहां तक ले जाते हैं? हाई लेवल तक ले जाते हैं। तो उसकी बेसिक से बेसिक बातें क्लियर करते हैं। तो आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि हमें सर यहाँ डाउट है। ठीक है, तो आज हम अपना क्या देखेंगे? 4.2। तो क्या कहता है 4.2 का पहला कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम सीधे आज कहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों? प्रश्नावली से। आप लोग एग्जाम्पल का देख लीजिएगा, है ना। तो अपना क्या कहता है कि गुणनखंड विधि के द्वारा मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कहता है, पहले का पहला, ये अपना पहला क्वेश्चन, ये क्या दिया हुआ है? अपना द्विघात समीकरण दिया गया है। अब हमको इसको गुणनखंड विधि के द्वारा इसके क्या निकालने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए गुणनखंड विधि के द्वारा इसके कैसे मूल निकलते हैं। तो हमने बहुपद में सीखा है कि इसको गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे तोड़ते हैं। तो देखिए यदि आप लोगों को भूल गया है तो यहाँ पास देखिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? बीच वाले पद को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो उससे तोड़ने से पहले हम फर्स्ट और लास्ट पद को देखते हैं, तो इसका गुणा करते हैं। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। यदि कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो 1 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 10 आएगा, है ना। तो जब देखिए तो माइनस का 10 आएगा वैसे, लेकिन अभी मोटा मोटा आप लोग गुणा देखिए। तो जब 1 और 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। अब देखिए, अब हमको बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे माइनस का 3x बने और गुणा करने पर क्या बने? माइनस का 10 बने। ठीक है, अब देखिए आगे। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो पहले एक्स स्क्वायर वाले पद को आप लिख लीजिए, फिर क्या लिखिए? इसको हम क्या, 5 और इसमें 2 में, तो 5 दूनी 10 और 5 में 2 घटा देंगे तो क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया अपना क्या? तोड़ना। अब क्या करते हैं? इसके बाद 2 का जोड़ा लेते हैं। तो 2 का जोड़ा ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एक जोड़े में प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन जोड़ों में से क्या निकालते हैं? कॉमन, जो भी कॉमन हो। इससे क्या कॉमन दिख रहा है? x, और क्या दिख रहा है? इधर भी x, है ना। इससे क्या निकल गया बाहर? x निकल गया। तो जब हम x कॉमन ले लिए तो अपना यहाँ पास क्या बचा? x माइनस का 5 बचा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पास से क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। 2 पंचे 10, तो 2 बाहर निकला, तो इधर क्या बचा? x बचा और इधर क्या बचा? 5 बचा।
तो हमें कॉमन लेने पे दोनों जगह क्या है, समान वैल्यू आनी चाहिए, तब हमारा कॉमन क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए, अब हम दोनों जगह x माइनस 5 और x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तब क्या बचा अपना x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 बचा बराबर 0। अब देखिए, अब क्या करना है अपने को, अब मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए एक एक व्यंजकों को 0 के बराबर रख के x के मान निकाल लीजिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 बराबर 0। अब 5 को पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एक x का मान मिला 5 तथा अब देखिए तथा अब क्या हो जाएगा, क्या है दूसरा व्यंजक, x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 को पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो एक x का मान क्या मिल गया, माइनस का 2। तो अब इसके मूल अपने को क्या मिल गए, इसके मूल हमें मिल गया ये 5 और माइनस का 2। तो अतः समीकरण के अभीष्ट मूल, अतः समीकरण के अभीष्ट मूल क्या है, मूल 5 और माइनस के 2 है। यही अपना क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या मिल गए, इसके मूल 5 और माइनस के 2, यही अपना इसका आंसर है। तो हमने इसमें क्या किया दोस्तों, गुणनखंड विधि से इसको तोड़ा। तो गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तो बीच वाले पद को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमें क्या मिल जाए, माइनस का 3, और गुणा करने पे क्या बन जाए, 10 बन जाए। देखिए 5 दूनी 10, गुणा करने पे 5 दूनी 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जोड़ने या घटाने पे देखिए माइनस का 5 प्लस का 2, तो जब इसको जोड़ दिए तो क्या बचा इधर, माइनस का 3। अब कॉमन लेके x के 2 मान निकालिए। तो द्विघात समीकरण है, तो x के कितने मूल निकलेंगे, 2 मूल निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। अपना क्या है तीसरा क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। ये दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, दूसरा जैसा पहला है उसी तरह दूसरा सेम उसी के जैसा है, तो हमने दूसरे को छोड़ दिया। आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, तो आप लोग कीजिएगा। फिर तीसरा एक रूट वाला है, ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन आप लोगों को लगेगा, है ना, इसलिए हम तीसरा बता रहे हैं। दूसरा आप लोग करेंगे, आप लोगों का होमवर्क है। तो तीसरा क्या कहता है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2। अब देखिए इसको हमको क्या है, गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि पहले और लास्ट का गुणा करना है। तो पहले और लास्ट का गुणा कर देंगे तो 5 √2 गुणे क्या हो जाएगा, √2। तो √2 का √2 में गुणा हुआ तो क्या हुआ, 2 हुआ, और √2 का 5 में गुणा, सॉरी, तो √2 मिलकर क्या बने, 2 बने। अब 2 का 5 में गुणा हुआ तो 5 दूनी 10। ठीक है, देखिए जिनको नहीं समझ में आया तो देखिए पहले क्या है, 5 √2, इसका मतलब ये है 5 √2, फिर दूसरा a का मान इधर, x² का गुणांक क्या है, √2 है। तो अब √2 का √2 में गुणा हुआ, ये 5 गुणित रह जाएगा, √2 का √2 में हुआ 2 गुणे 2, ये क्या हो जाएगा, 5 √4। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, यहीं से आप देख लीजिए कि इधर क्या है, 2 का 2 जोड़ा बन रहा है। वर्गमूल के अंदर क्या होता है, दो संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो जोड़े में से एक संख्या क्या निकलती है, बाहर निकलती है। 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर निकला, तो क्या हो गया, 5 दूनी 10। इससे अच्छा आप लोग क्या ध्यान रखें कि जब कोई संख्या रूट में है और उसी संख्या का रूट में गुणा किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है। जैसे √5 का √5 में गुणा हो गया, तो रूट के अंदर समान संख्या है, समान संख्या का रूट के अंदर गुणा हो रहा है, तो रूट के अंदर जो संख्या है वही एक संख्या बाहर आ जाएगी। √5 का √5 में गुणा हुआ तो 5, जैसे √10 का √10 में गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। √7 का √7 में हुआ तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो ठीक है। इसी तरह क्या था, √2 तो √2 का गुणा हुआ तो क्या आया, 2 आया, और 2 का 5 में गुणा हुआ तो 5 दूनी 10। तो पहले और अंतिम संख्या का गुणा क्या हुआ, 10 हुआ।
तो जब पहले और अंतिम संख्या का गुणा किए तो 10 आया, तो हमें बीच वाले पद को क्या करना है, तोड़ना है। तो बीच वाले पद को तोड़ने पर अपने को क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए, और गुणा करने पर क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे तोड़ा जाता है। तो √2x² पहले से इसको लिख लीजिए। अब 7 को हम क्या तोड़ देंगे, 5x प्लस 2x, तो 5 दूना 10 और 5 और 2 जुड़कर क्या बने, 7 बने। ठीक है, तो 5√2 बराबर 0। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई आप लोगों को, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब आगे चलिए, अब आगे क्या करते हैं कि 2 का क्या लेते हैं, जोड़ा लेते हैं ना। 2 का जोड़ा ले लीजिए। तो 2 का जोड़ा क्या आ गया, √2x² प्लस 5x, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखिए, 2x प्लस का 5√2। अब आप लोग इससे क्या करिए, कॉमन निकालिए। अब कॉमन निकालने के लिए हमको इधर क्या x दिख रहा है और इधर भी क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो इसमें क्या क्या केवल क्या कॉमन निकलेगा, x बस निकलेगा। तो ये क्या बचेगा, √2x प्लस का 5। अब देखिए प्लस, अब हमको यहां पास क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे हम √2 जैसे क्या है कि √2 गुणे √2 को क्या लिख सकते हैं, 2। तो इसी प्रकार हम 2 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 2 का मतलब क्या है, √2 गुणे √2। तो यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तो एक √2 क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो जब हम √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इधर √2 बचा, क्या बचा, √2x बचा, और यहां से √2 चला गया तो केवल क्या बचा, 5 बचा। तो दोनों कोष्टकों में मान समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। अब आगे क्या करते हैं कि इधर दोनों में क्या है, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, तो ये क्या हो गया, कॉमन बाहर निकल गया। तो जब √2x प्लस 5 बाहर निकल गया तो क्या बचा, x प्लस √2 बचा बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए इन व्यंजकों को बारी बारी से 0 के बराबर लिख लेंगे। तो अब 0 के बराबर लिखिए तो क्या हो जाएगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर माइनस का 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस का 5 बटे √2। ठीक है, तो एक x का मान अपना क्या निकला, माइनस का 5 बटे √2। फिर तथा अब क्या है अपना x प्लस √2, x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण कर दिए तो माइनस का √2 आ गया। तो एक x का मान हमें मिल गया माइनस का √2, एक x का मान मिल गया माइनस का 5 बटे √2। ठीक है, तो अपने मूल क्या हो गए, अतः मूल क्या हो गया, माइनस का 5√2 और माइनस का √2 है। ठीक है, अपना ये मूल निकल आया, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि मूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग क्या करेंगे, लगाएंगे कि एक और बता दें। चलिए एक चौथा और बटे वाला है उसको भी बता देते हैं, और बाकी क्या है कि दूसरा और पांचवा बचेगा, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, हाँ तो अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या है अपना, ये क्वेश्चन है चौथा। ठीक है मेरे बड़े भाइयों, है ना, ये क्या है अपना क्वेश्चन है। तो अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x² माइनस का x प्लस 1/8। तो इसमें हमको क्या करना है मेरे दोस्तों, इसको अपने को सबसे पहले क्या करना है, ये 8 जो इधर दिख रहा है इसमें सब में क्या है, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लीजिए। तो इसको एलसीएम लेके सरल कर लीजिए, तो 8 एलसीएम आ गया। अब देखिए इनमें कुछ नहीं है तो बटे में क्या होता है, इनके 1 होता है। तो 1 से 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा, और 8 का 2 में गुणा किए तो 8 दूनी 16x², और फिर इसमें 8 का गुणा हुआ तो माइनस का 8x प्लस का क्या बचा 1। 8 में 8 का भाग दिए तो क्या आया 1, 1 का 1 में गुणा तो 1 बराबर 0। तो अब ये इधर भाग में तो इधर आया तो गुणे में,
तो जीरो के साथ किसी भी संख्या का यदि गुणा या भाग किया जाए तो हमेशा क्या होता है, मान हमेशा जीरो आता है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए कोई डाउट तो नहीं, यहां तक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखिए आगे क्या है, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। ये बन गया अपना क्या, द्विघात समीकरण। अब आपसे यहां से आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए क्या होना चाहिए, पहले और अंतिम का गुणा। तो पहले और अंतिम का गुणा क्या हुआ, 16 एकम 16, जोड़ने या घटाने पे क्या बनना चाहिए अपना, माइनस का 8। तो देखिए 8 को क्या तोड़ेंगे, 4 4, तो 4 4 क्या हुआ, 8 हुआ, और 4 चौक 16 हुआ। ठीक है, तो देखिए ये हुआ 16x², इसको किस में तोड़ दिए, माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो अब देखिए अब क्या करते हैं, आगे दो दो का जोड़ा लेते हैं। तो यह 16x² माइनस का 4x। अब देखिए यहाँ पास यदि हम यहाँ पास माइनस लेते हैं तो यदि क्या है, कोष्टक के बाहर माइनस लेंगे तो अंदर वाली संख्या का क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पास माइनस ले लिए तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का 4x है तो प्लस का 4x, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 बराबर 0। अब अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, ये क्या होता है 16, तो 4 चौक 16, 4 गुणे 4, और x गुणे x क्या होता है x², और इधर भी 4x है। तो अपने को क्या कॉमन निकला, 4x। क्या निकला, 4x कॉमन निकल गया, तो इधर क्या बचा, 4x बचा, और यहां से 4x चला गया तो माइनस का 1। अब ये माइनस यहां से क्या कॉमन निकला, कुछ भी नहीं, तो मतलब 1, 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, 4x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 4x माइनस 1। तो इस वाले में भी क्या बचा, 4x माइनस 1। दोनों जगह क्या हो गई, समान मान आ गए। तो अब देखिए अब मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 4x माइनस का 1 बराबर 0, तब 1 को पक्षांतरण करेंगे तो 4x बराबर 1। अब x के साथ 4 गुणे में, तो पक्षांतरण करेंगे तो 1 के साथ इधर आएगा तो भाग में 1/4। हाँ तो मेरे बड़े भाइयों कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पास हमने क्या किया, 1 को पक्षांतरण किया, तो जब पक्षांतरित करते हैं तो जब दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या हो जाता है, इनके चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का है तो जब पक्षांतरण किए तो प्लस का 1 आया। अब x के साथ 4 गुणे में है, 4x का क्या है, गुणांक है ना, कोफिशिएंट है। तो जब इधर गुणे में है तो पक्षांतरित किए तो भाग में आ गया। तो x का मान क्या मिल गया अपने को, x बराबर 1/4। और तथा देखिए तथा फिर क्या है, फिर भी वही है, 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो इधर भी x बराबर 1/4 ही आएगा। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने मूल क्या मिल गए, अतः मूल क्या हो गया अपना, अतः मूल क्या हो गए, 1/4 और 1/4, है ना। यही अपना क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी कि मूल कैसे निकाला जाता है ना। गुणनखंड विधि के द्वारा हमने कौन सी विधि अपनाई, गुणनखंड विधि अपनाई। गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या निकाले, मूल निकाल लिए। ठीक है, तो अब मैं इसे उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो जो 2 बच रहे हैं, दूसरा और 5वां, उसको आप लोग घर में जरूर ट्राई करेंगे, और यदि कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। दूसरा क्या है कि ये कह रहा है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो आप लोग देख लेंगे कि उदाहरण नंबर 1 में क्या है ना। तो उदाहरण में है तो सॉल्व है, पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, तो आप लोग उसको देखकर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों, या आप लोग बड़े भाई हो, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग छोटे भाई हो कि बड़े भैया, है ना। चलिए ठीक है, तो अब देखिए क्या है अपना
तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरे में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा ये कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो 27 हो। मान लीजिए कि अपनी दो संख्याएं हैं, ठीक है, क्या है, अपनी दो संख्याएं जिनका योग क्या है 27 है। जब हम मान लेते हैं कि एक पहली संख्या क्या है x है, तो मान लीजिए कि टोटल रुपए कितने रुपए हैं 27 रुपए हैं। टोटल मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास 27 रुपए है, वो दो व्यक्तियों को देना चाहता है, तो कैसे देगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को मान लो 10 रुपए दे दिया, क्या दे दिया, एक व्यक्ति को मान लेते हैं कि 10 रुपए दे दिया। यदि 10 रुपए दे दिया तो दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे 17 रुपए मिलेंगे। कैसे, हम 27 में 10 घटा देंगे, क्या कर देंगे 27 में 10 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को 17 मिल जाएगा। तो वही इसी बेस पर हम एक संख्या को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 में x घट जाएगी, तो वही दूसरे व्यक्ति को मिलेगी। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं, इनको मानते हैं और संख्या बनाते हैं। तो माना कि पहली संख्या, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अपना टोटल योग क्या है 27 है। तो जब हम 27 में पहली संख्या घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो अपनी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 27 माइनस x है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि जिनके, है ना, और इनका गुणनफल क्या होना चाहिए, इनका गुणनफल 182 होना चाहिए। तो अब देखिए, तब प्रश्नानुसार तभी वही हाँ, ठीक है। तो तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि इनका गुणनफल कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। तो अब इन संख्याओं का गुणा कर दीजिए और किसके बराबर कर दीजिए 182 के। ठीक है, तो इनका गुणनफल अपना क्या होना चाहिए 182। तो x इंटू 27 माइनस x बराबर क्या मिलेगा अपने को 182। हमारा प्रश्न क्या कहता है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना मिलना चाहिए 182 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए, तो अब आप लोग इसको क्या करेंगे द्विघात समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 27 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27x माइनस x का x में हुआ तो x स्क्वायर बराबर क्या है 182 है। अब इनको आप लोग क्या करेंगे पक्षांतरण कर दीजिए। तो x वाले को, x स्क्वायर वाले को क्या बना लीजिए प्लस का बना लीजिए। तो आप इनको सबको राइट हैंड साइड की तरफ पक्षांतरित कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब इधर पक्षांतरित करेंगे तो x स्क्वायर और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 27x और प्लस का 182 बराबर 0। अब देखिए, अब अपना द्विघात समीकरण का रूप बन गया है ना। अब आप लोग इसको क्या करेंगे कि 27 को तोड़िए। क्या तोड़ें कि 27 यानी मिडिल वाले टर्म को हमको तोड़ना है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल क्या बने 182। इसमें एक के x स्क्वायर का गुणन क्या है 1 का 182 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 182 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसको हम क्या तोड़ेंगे, इसको आप लोग कैसे तोड़ेंगे। तो माइनस का 27 बने और गुणा करने पर क्या बने 182 बने। तो सोचिए आप लोग नंबर, देखिए 27 किससे किससे बनता है, देखिए तो 4 तिहाई 12, मान लीजिए 13 और 14 क्या है 14 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 13 चौको 52 की 2, 13 चौको 52 की 2, हाथ आई 5 का 13 कम 13 5 18। तो 13 और 14 का गुणा करने पर क्या बन रहा है 182 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो यही नंबर आप लोगों को केवल यहीं पास दिमाग लगाना पड़ेगा, बस यहीं पास दिमाग लगा लेंगे, आप इनको तोड़ लेंगे
तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे अपना क्या होगा, इसको क्या तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 13 और 14 जोड़कर क्या बने, 27 बना, और गुणा करने पर क्या बना, 182 बना। ठीक है, तो अब चलिए आगे, अब आगे क्या करते हैं अपन, दो दो का जोड़ा लेते हैं, है ना। इनमें क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बना के क्या करते हैं, इनसे कॉमन निकालते हैं। तो देखिए जोड़ा बना लीजिए, तो जोड़ा बनाने में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, एक जोड़ा बनेगा। अब यदि माइनस लेते हैं तो हमने क्या बताया, यदि माइनस बाहर निकाल लिए तो अंदर वाले का क्या है, साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 13 है तो प्लस का 13x, ये प्लस का 82 है तो माइनस का 182 बराबर 0 आ गया। अब देखिए अब आगे अपन क्या करेंगे, इनसे कॉमन निकाल लेंगे। तो इनसे कितने को क्या कॉमन दिख रहा है, केवल x दिख रहा है। इनसे क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, x माइनस का 14, फिर क्या बचा, माइनस है। अब यहां पास अपने को क्या कॉमन दिख रहा है, 13, क्योंकि 182 जो है 13 और 14 के गुणनफल से बना है। किससे बना है, 13 और 14 के गुणनफल से। जब हम 13 निकाल लिए तो क्या बचा, x माइनस का 14 बराबर 0। अब x माइनस का 14 दो जगह है तो कॉमन ले लिए, x माइनस का 14, तो क्या बचा, x माइनस का 13, x माइनस का 13 बराबर 0। अब x माइनस का 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा, 14, तथा अब क्या हो जाएगा आगे, x माइनस का 13, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13। एक x का मान 13 मिला और एक x का मान 14 मिला। तो अतः अपने मूल क्या हो गए, अतः मूल 14 और 13 हैं। ठीक है, यही अपना क्या है, राइट आंसर है। तो हमें क्या है कि ये स्थितियां कंडीशन दी गई हैं। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है, इन कंडीशनों से हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण, फिर उससे हमें क्या है, गुणनखंड विधि के द्वारा हमें मूल निकालने हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, आई होप कि आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं हुई तो एक बार और समझ लीजिए हमारा प्रश्न कहता क्या है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि हमारा प्रश्न कहता क्या है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो, 182 हो। ठीक है, तो हमको पता नहीं संख्याएं क्या हैं, ये कह रहा है कि इनका योग 27 होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास टोटल 27 रुपए है, किसी व्यक्ति को कुछ रुपए दे दिए, है ना, कुछ रुपए दे दिए, जैसे कितना दे दिए, 14 रुपए ही दे दिए। ठीक है, 27 रुपए टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं, 27 रुपए हैं, हमने 14 रुपए दे दिया। तो अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे, 13 रुपए। 27 में हमने क्या किया, 14 को घटाया, तब हमें 13 मिला कि नहीं मिला। वही चीज है कि जब हमने पहली संख्या x मान ली तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं, 27 हैं। तो हमने 27 में x घटा दिया तो हमें शेष बचेगा। क्या बचेगा, शेष। तो फिर ये कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल कितना बनना चाहिए, 182। तो हमने इन संख्याओं का गुणा करके क्या लिख दिया, इनके बराबर में 182 के बराबर कर दिए। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या क्या मिली, 13 और 14 मिली। तो इनको जोड़ने पर क्या बन रहा है, 27 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनका योग करके देखिएगा। ठीक है, जोड़ तो दिख रहा है क्लियरली, लेकिन गुणा करने पर भी 182 बनेगा। कैसे बनेगा, 13 चौको 52, 52 की 2 हाथ आई 5 का, तो 13 एक कम 13, 5 18। इनका गुणनफल भी 182 बन रहा है और इनका योग भी 27 हो रहा है। तब हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं ना। तो अब देखिए क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, ये कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक प्रश्न को देखिए। क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए,
365। क्या कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो चलिए देखिए हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या हैं। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने के लिए जैसे कोई संख्या मान लो क्या है, 12 है, क्या है 12 है, तो इसकी अगली संख्या क्या आएगी, 13। तो इसकी लगातार संख्या क्या होगी, 12 की अगली संख्या क्या आई, 13। तो क्या करने पर 13 बनी, +1। जब 12 में +1 कर दिए तो हमें अगली संख्या क्या मिल गई, 13। जब हम 13 में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे तो फिर अगली संख्या क्या मिल जाएगी, 14। इसी प्रकार जब हम फिर से +1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 15। तो हमें लगातार मिली कि नहीं मिली, 12 की अगली लगातार क्या हुई, 13। जब मान लो यदि हम 13 ले लिए तो 13 की अगली लगातार 14, तो क्या करने पर बन रही है, +1 करने पर बन रही है। ठीक है, तो हमारी अगली लगातार संख्या क्या करने पर बन रही है, +1 करने पर बन रही है ना। तो इसी प्रकार हम एक संख्या मान लेंगे और दूसरी संख्या में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तब हमारी दो लगातार संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं, तो मानिए माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपने क्या क्या हैं, एक x है तथा x+1 है। ठीक है, तो एक क्या है अपना x है तथा दूसरी क्या है, x+1 है। जैसे हमने देखा था कि एक जोड़ने पर अगली लगातार संख्या बन रही थी कि नहीं बन रही थी। तो जैसे हमें x का मान कुछ भी मिल जाए, मान लो 7 मिल जाए, तो उसकी अगली संख्या निकालने के लिए हम 7 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो उसकी लगातार क्रमागत संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर आप लोगों को मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों, है ना। तो चलिए अब हमारा प्रश्न क्या कहता है, तब हमारा प्रश्न क्या कहता है कि जिनके वर्गों का योग क्या हो, 365 हो। तो किनके वर्गों का योग, धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग, इनका वर्ग करेंगे दोनों का और फिर क्या कर देंगे, इनको योग कर देंगे तो कितना आना चाहिए, 365। तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, वर्ग। तो x² + x+1 का स्क्वायर, इनका योग कितना होना चाहिए, 365 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अब इनको आप लोग इसका क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आप लोग इसको खोल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, x² है तो x² को लिख लीजिए, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x² + y² है ना, प्लस का 2xy, तो 2x है ना, y का मान क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, या तो कर लीजिए, यदि दिक्कत है तो कर लीजिए। फिर आगे क्या होगा, x² और x² जुड़कर क्या बनेंगे, 2x² प्लस ये क्या बनेगा, 2x। फिर क्या होगा, 365 इधर पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो 365 में 1 घट गया तो माइनस का 364 बराबर 0। ठीक है, अब आप लोग इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। यहां से आप लोगों को क्या दिख रहा है, 2 हर जगह से कॉमन, या तो लिख लीजिए कि पूरे समीकरण में 2 का भाग करने पर, तो पूरे समीकरण में 2 का भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस का, इसमें भाग दे देंगे तो 2 एकम और इधर ये 16 जगह तो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 बराबर 0। अभी हमारे पिछले ही क्वेश्चन में हमने 182 कौन सी ऐसी संख्या थी कि जिसका गुणा करने पर 182 बन रहा था, तो 13 और 14, कौन सी संख्या थी, 13 और 14। तो इसमें बड़ी वाली संख्या पहले लिखी जाती है, तो 14 में 13 घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, और गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 182। तो हमें संख्या आइडिया लग गई पिछले वाले क्वेश्चन से ही। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, देखिए इसको लिखेंगे x² प्लस
14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा लेकर कॉमन निकाल लेंगे। तो इन दो, ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना, इससे क्या कॉमन निकला, इससे निकला केवल x। तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 14, फिर माइनस बाहर निकाल लिए। तो हमने क्या बोला कि जब माइनस कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखिए यहां से क्या कॉमन निकला, 13, क्योंकि 182 13 और 14 का गुणनफल है। तो 13 निकल गया, तो क्या बचा x माइनस 14, क्या बचा x प्लस 14, माइनस नहीं प्लस, अंदर साइन चेंज हो जाता है। जब माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। देखिए कैसे, अब देखिए इस माइनस का जब गुणा कर देंगे अंदर, तो ये माइनस का x और ये माइनस का 14 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 0। अब देखिए x प्लस 14 अपना कॉमन हो गया, दो जगह है, तो अब क्या बचा x माइनस 13 बचा। ठीक है, बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए क्या करना है अपने को, एक एक व्यंजक को 0 के बराबर करते चले जाइए, आपको मूल मिल जाएंगे। तो चलिए करिए, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14, फिर तथा आगे क्या हो जाएगा, x माइनस का 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 13। ठीक है, तो हमें x का मान क्या क्या मिल गया, माइनस का 14 और 13, तो अपना मूल क्या मिले, अतः मूल क्या हो गया, अतः मूल क्या हो गए अपने, माइनस का 14 और 13। तो देखिए मूल तो ये हो गया, लेकिन क्या पूछ रहा है अपने को, ये धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है, तो ये चीज अपने को नहीं लेना है। क्या लेना है अपने को, धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक वैल्यू है। तो अब देखिए एक मान, ये मान संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक मान है। क्या है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए। क्या चाहिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए हमको एक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मिल गया 13, x का मान क्या मिल गया 13। अब देखिए तो दूसरा क्या करेंगे, x में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 1 बराबर 14। तो देखिए क्या मिला अपने को, एक धनात्मक पूर्णांक मिला 13, दूसरा क्या है x प्लस 1। हमें x का मान क्या मिला, x बराबर 13 तथा x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1, तो 13 प्लस 1 क्या हो गया 14। तो एक x का मान 13 मिला और एक x का मान 14 मिला। तो अतः दो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 और 14 है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। हमने यहाँ पास 14 को क्यों छोड़ दिया, -14 को, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है जो कि संभव नहीं। हमें क्या बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, तो ये क्या धनात्मक वैल्यू है, नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिए, ये संभव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, कोई डाउट, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपना क्या कहता है, तो प्रश्न क्रमांक 5वां पढ़िए। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, क्या कहता है कि एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आप लोगों को तो पता ही होगा, क्या पता होगा, समकोण त्रिभुज। तो अपना ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। थोड़ा सा अभी आड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना। चलिए ये अपना क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोला जाता है, लंब। इस भुजा को क्या बोला जाता है, लंब, या हमारे प्रश्न में क्या कह रहा है, ऊंचाई।
लंब को ही क्या बोला जाता है, ऊंचाई, और इस भुजा को आधार, ये अपनी भुजा क्या कहलाएगी, आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये दोनों भुजा फिक्स नहीं होती है ना, जैसे इसको पलट देंगे तो फिर ये क्या है, लंब का काम करने लगेगी और ये आधार का। तो चलिए ठीक है, तो ये अपना क्या हुई, जो बेसिक अपना डायग्राम है समकोण त्रिभुज का, तो ये क्या हुए, लंब। तो लंब को ही क्या बोला जाता है, ऊंचाई, ऊंचाई, और ये वाली भुजा आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, 13, कर्ण का मान हमें 13 दिया हुआ है, और ये कहता है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे, आधार से। तो किसको मानेंगे x, आधार को। क्यों मानेंगे, क्योंकि आधार से जो अपनी ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो जब हम आधार को कुछ मानेंगे तब ना उसमें 7 घटाएंगे, तब हमारा क्या आएगा, ऊंचाई आएगा। तो हम मान लेते हैं कि आधार अपना क्या है, x है। तो अपनी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में 7 घटा दिए, तो अपनी ऊंचाई क्या आ गई, x माइनस 7 आ गई। तो चलिए, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने इसको पहले डायग्राम से आप लोगों को समझा दिया। अब क्या करना है, अब अपने प्रश्न के हिसाब से चलना है। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, इसमें आप लोगों को और क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता है क्या होती है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि इसी में से आप लोगों को क्या कह दिया जाए, लंब का मान निकालिए या कर्ण का मान निकालिए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, जब लंब का मान निकालने के लिए बोले तो आप लंब को रोक लीजिए, क्या करिए, इस पक्ष में लंब को रोक लीजिए और आधार को पक्षांतरण कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण है पहले से, कर्ण का स्क्वायर, अब आधार को पक्षांतरित कर दिए तो प्लस का तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। अब देखिए, लंब का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, या तो दोनों पक्षों में वर्गमूल चढ़ा दीजिए, या तो फिर आप लोग ऐसे समझ जाइए कि एक पक्ष से जब वर्ग हटता है तो दूसरे पक्ष में वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, तब लंब का मान अपना क्या हो जाएगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, है ना, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तब अपने को क्या मिलेगा, लंब का मान। इसी प्रकार यदि आधार निकालना है तो लंब को पक्षांतरित कर दीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि मान लीजिए आधार का मान निकालना है तो आधार का मान क्या हो जाएगा, आधार बराबर इधर वर्गमूल चढ़ा दीजिए, कर्ण में, कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, आधार का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मोटा मोटा भी क्या याद रखना है, ये वाली, ठीक है, ये वाला मान आप लोगों को याद रखना है। क्या रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है अपनी क्या, पाइथागोरस प्रमेय। और लंब आधार इसी से निकलते हैं ना, इसी को पक्षांतरण करके इसी से मान निकाला जा सकता है। तो अपने को मोटा मोटा पाइथागोरस प्रमेय में क्या याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो अपना प्रश्न क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यही कहता है अपना प्रश्न कि नहीं कहता, हाँ सर बिल्कुल यही कहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, तो मान लीजिए कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का आधार
त्रिभुज का आधार x है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के आधार को हमने क्या मान लिया, x मान लिए। तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि ऊंचाई क्या हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या हो जाएगी। ऊंचाई ये कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को हमने x मान लिया, तो ऊंचाई निकालने के लिए आधार में 7 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी x माइनस 7। तो आधार का मान क्या आ जाएगा, x माइनस 7। अब हमें कर्ण का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्ण का मान हमें कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, तब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपनी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो अब कर्ण की जगह हमें प्रश्न में ही मान दिया हुआ है कि कर्ण का मान क्या है, 13। तो 13 का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो 13 का वर्ग, देखिए आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर खिसका के लिखेंगे, नहीं तो आगे अपने को क्या है, जगह नहीं पूजेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, यहाँ पास लिख लीजिए, ब्लैक से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 13। तो 13 का वर्ग बराबर लंब का मान क्या है, लंब है x माइनस 7, x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है, x का वर्ग, x और इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 13 का वर्ग क्या होता है, 13 गुणे 13 कितना होता है, 13 का वर्ग 169, 169, 13 का वर्ग है 169। अब यहाँ पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पास लगा दीजिए। तो a का मान x है, b का मान 7 है। तो x a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस माइनस 2ab, a का मान x, b का मान 7, फिर प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 169 169 बराबर, अब x स्क्वायर जोड़कर क्या बना, 2x स्क्वायर, इधर क्या है 2 सत्ते 14 माइनस का 14x, फिर ये क्या है 7 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 7 सता 49, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब इधर 169 को भी आप पक्षांतरित कर लीजिए। तो 169 का भी जब पक्षांतरण कर देंगे तो क्या जाएगा अपना, अब 169 को इधर पक्षांतरित किए तो इधर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए 169 में 49 घटा तो 9 से 9 0 हुआ, और 60 में 40 घटा तो 20 माइनस 120, तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर 0। अब देखिए, अब आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ। इसमें क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 का भाग करने पर, यहां भी 2 का भाग चला जाएगा, यहां भी चला जाएगा और यहां भी चला जाएगा। तो 2 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60, 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 बराबर 0। अब देखिए इसको तोड़िए, किसको, जोड़ने या घटाने पे क्या बने, माइनस का 7x बने और गुणा करने पर क्या बने, 60 बने। तो क्या होता है 12 पंचे 60, और 12 में 5 घटा दिए तो क्या आया, 7 आया। तो क्या टूटा ये, x स्क्वायर माइनस का 12x, ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब 2 का कॉमन लिए जोड़ा बना के, यहां से क्या कॉमन निकला, x, तो क्या बचा x माइनस का 12
और प्लस यहां से क्या कॉमन निकला 5, तो 5 चला गया तो क्या बचा x बचा, और 60 में 5 का भाग दिए तो क्या आया 12 आया बराबर 0। अब क्या बचा x माइनस का 12 और x प्लस 5 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 12, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या जाएगा प्लस का 12, ठीक है। तथा x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 5। अब देखिए किसी भी है ना, किसी भी आकृति का मान है ना, किसी भी आकृति के भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो ऋणात्मक की वैल्यू होती है वो 0 से भी छोटी होती है। तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है ना। जब भुजा बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका मान होगा ही होगा। उसका मान क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऋणात्मक वाली वैल्यू ये वाला मान क्या है? संभव नहीं है ना। तो x बराबर क्या लेने पर? x बराबर 12 लेने पर, ठीक है। तो अब आधार का मान क्या आया? आधार x बराबर क्या आया अपना 12, x का मान क्या आया 12 आया। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी? तब ऊंचाई बराबर क्या है? ऊंचाई बराबर x माइनस 7। तो अब देखिए x का मान क्या आया 12 माइनस 7, तो 12 में 7 घटा दिए तो कितना आया 5 आया। तो हमें क्या क्या मान मिला? 5 और 12, 5 और क्या मिला 12 मिला। तो अब हमें ऊंचाई कितनी मिल गई? 5 मिल गई और आधार का मान हमें 12 मिल गया, ठीक है। तो हमें आधार और ऊंचाई मिल गई। तो ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आधार हो गया अपना 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है मेरे भाइयों। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं आया होगा। हमने इसको पहले डायग्राम से समझाया। क्या समझाया? कि हमने समकोण त्रिभुज के आधार को x मान लिए और इसकी ऊंचाई क्या कहता है? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो ऊंचाई में 7 घटा दिए। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान हमें 13 दिया हुआ है। फिर इससे हमने एक द्विघात समीकरण बनाया, है ना। द्विघात समीकरण बनाए। तो जब हमारी ये द्विघात समीकरण आ गई, ये ठीक, ये द्विघात समीकरण आ गई। अब इस समीकरण से हमने क्या किए? तोड़कर इसके मूल निकाले। तो जब मूल निकाले तो हमें x का एक मान मिला, ये माइनस वाला, जो कि संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, अंतिम और छठवां, ठीक है। तो आइए ये अपने प्रश्नावली को करते हैं खत्म, है ना। तो ये प्रश्न देखिए, लास्ट क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक विशेष दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं दोस्तों, इस प्रश्न में एक लंबा चौड़ा सा भाषा दी गई हुई है। इसमें ज्यादा सा कुछ नहीं, इसमें मोटा मोटा सा आपको ये समझना है। ये कहता है कि एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं जिनमें क्या है, मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े वगैरह निर्माण किए जाते हैं, कुम्हार लोग, है ना। तो मिट्टी के घड़े निर्माण करने वाले वो कुटीर उद्योग हो गया। और जैसे क्या है कि जो बांस से, है ना, डलिया वगैरह बनती हैं वो कुटीर उद्योग हो गया। और कई सारे हैं, जैसे दोना पत्तल बनते हैं, ये सब क्या है, छोटे छोटे क्या है, कुटीर उद्योग है ना, जिनसे क्या है, बर्तनों का या किसी चीज का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए तो क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया गया। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी।
तो क्या कहता है कि ये कहता है कि किसी विशेष दिन एक बर्तन बनाया गया है ना। बर्तन तो डेली बनाता था, ऐसा नहीं है कि जो कुटीर उद्योग हो तो बर्तन नहीं बनाते। तो किसी विशेष दिन क्या करते हैं लोग बार, कुछ अधिक बर्तन बनाते हैं ना। तो ये क्या कहता है कि किसी विशेष दिन क्या है कि जिस दिन बर्तन का निर्माण किया गया, तो मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या क्या है, मान लेते हैं बर्तनों की संख्या उस दिन ने कितने बर्तन बनाए, यक्ष बर्तन बनाए। तो फिर क्या कहता है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। किसकी बात कर रहा है, लागत की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, ये कह रहा है कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत की बात कर रहा है कि एक बर्तन बनाने में कितना खर्चा आता है ना। तो बर्तन के निर्माण में खर्चे की बात ये कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन के दोगुने से 3 अधिक है। तो हमें लागत यानी खर्चे की बात क्या कर रहा है, कह रहा है कि खर्चा कितना आ रहा है कि जब उस दिन जितना बर्तन बनाए, तो मान लिया कितना बर्तन बनाए, यक्ष बनाए, तो यक्ष बर्तन बनाए तो उसमें क्या कर रहा है कि उसके 2 गुने, क्या कर रहा है कि निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है। तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं, 3 जोड़ देते हैं। गुणा के लिए क्या करते, गुना के लिए गुणा करते हैं, अधिक के लिए जोड़ देते हैं, और कम के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो खर्चा क्या कर रहा है कि लागत, खर्चा या लागत की बात कर रहा है ना, लागत, खर्चे या लागत की, उस बर्तन के खर्चे या लागत की बात कर रहा है कि वो बर्तन कितने का बनता है। तो ये कहता है कि जितना बर्तन उस दिन, उस विशेष दिन जितना बर्तन वो बनाता है, उसके 2 गुने से 3 अधिक है। मान लिए कि बर्तन, यदि मान लिए कि कितना उसने 10 बर्तन बनाए, कितने बर्तन बनाए उसने, 10 बर्तन बनाए, तब उसकी लागत क्या हो जाएगी, लागत उसकी क्या आएगी, प्रश्न के अनुसार अपनी उसकी लागत क्या आएगी। ये कहता है कि उसकी 2 गुने, संख्या के 2 गुने से 3 अधिक की, तो 10 दूना 20, 20 प्लस 3 बराबर 23। यदि वो क्या है कि 10 बर्तन बनाता है, तो उसके एक बर्तन की कीमत कितनी आएगी, 23 रुपए आएगी, ठीक है। तो हमारा प्रश्न यही कहता है। और फिर क्या कहता है कि कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी। कुल उसने जो निर्माण किए तो 90 रुपए का उसका सामान बन रहा था, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि मान लीजिए कि माना कि विशेष दिन निर्माण किए गए, है ना, माना कि विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यक्ष है। क्या है, यक्ष है। विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्ष है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तब हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न आगे क्या कहता है। तो प्रश्नानुसार निर्माण की लागत, निर्माण लागत क्या है, निर्माण लागत। प्रश्न हमारे किसके बारे में बात कर रहा है, निर्माण लागत के बारे में। तो निर्माण लागत क्या कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है ना, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तन की संख्या क्या है, यक्ष है, तो उसका 2 गुना कर देंगे तो मतलब 2 यक्ष, और 3 अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यक्ष प्लस 3। अब ये कहता है कि अब आप लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कुल निर्माण लागत उसकी कितनी आई थी, 90 रुपए आई थी। यदि मान लीजिए आप लोग, जैसे हमारा ये मार्कर है, कितने मार्कर हैं, ये 2 मार्कर है, ठीक, मान लीजिए 2 और हैं इधर, तो अपने पास कितने मार्कर हैं, 4। मान लेते हैं कि ये एक मार्कर कितने का है, 25 का है, कितने का, 25 का। तो 4 मार्कर कितने के हो जाएंगे, 25 चौको 100। तो इसका रेट कितना है, दर
दर है ना, लागत दर इसकी कितनी है 25 रुपए है और संख्या कितनी है 4 है। तो जब लागत दर में है ना संख्या में लागत दर का गुणा कर देते हैं तो हमें टोटल इसका क्या आ जाता है प्राइस आ जाती है। तो टोटल मान लेते हैं कि हमने इसको कितने रुपए में खरीद के लाया 100 रुपए में खरीद के लाए है ना। तो टोटल हम इसको 100 रुपए में खरीद के लाए तो क्या कह रहा है कि इसकी लागत दर, तो जैसे यहां पास बर्तन की लागत की दर क्या बोली है 2x + 3 और संख्या क्या बोला है x। तो जब लागत दर में संख्या में लागत दर का गुणा करेंगे तो कुल लागत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो वही चीज है। तो अब देखिए तब हमारा क्या हो जाएगा बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या गुणे लागत दर, लागत दर है ना बराबर कुल लागत, कुल लागत। तो कुल लागत अपनी क्या है, कुल लागत प्रश्न कह रहा है कि 90 रुपए टोटल उसकी कॉस्टिंग आई है ना। तो टोटल कॉस्टिंग उसकी कितनी आई 90 रुपए की है ना। तो अब देखिए तो बर्तनों की संख्या हमने क्या मानी x मानी और उसकी लागत दर क्या है 2x + 3। तो x इंटू 2x + 3 बराबर कितना है दिया हुआ है 90 रुपए दिया गया है। तो अब इसका गुणा कर लीजिए इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 3x। अब इसको पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए अब क्या बनना चाहिए अपना, अब इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं पहले और लास्ट का गुणा। तो 90 में 2 का गुणा किए तो 90 दूनी 180। अब 3 को हम ऐसे जोड़े या घटाएं कि हमारा क्या बनना चाहिए 3 बनना चाहिए और गुणा करने पर क्या बनना चाहिए 190 बनना चाहिए। तो अब देखिए आप लोग 15 में 12, 15 12 देखो आता है क्या 15 और 12 तो 12 पंचे 60 हाथ आए 6 का है ना। तो 12 एकम 12 12 6 18 ठीक है 15 और 12 तो हमारी संख्या क्या बनेगी 15 और 12। तो जब 15 में 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 और 15 में 12 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 180 ठीक है। तो चलिए तोड़ लीजिए इसको। तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा और इनसे कॉमन। तो अब हमको यहाँ पास कॉमन क्या दिख रहा है केवल x दिख रहा है। तो x निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 2x + 15 ठीक है। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन निकाल लिए तो अब जब माइनस कॉमन निकाल लिए तो अंदर का क्या हो जाएगा साइन चेंज। अब देखिए यहां पास से क्या बनेगा हमको यहाँ पास 2x लाना है तो इससे क्या कॉमन निकाले 6। जब 6 निकाल लिए तो 6 दूना 12 तो 2x बचा और 90 से जब 90 में 6 का भाग दिए तो क्या बचा 15 छक्का 90। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस क्या आया 15 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा देखिए यहां से बगल से ही निकालते हैं ठीक है जगह नहीं तो। अब देखिए यहां पास अपना क्या बचा जब 2x + 15 कॉमन निकाल लिए 2x + 15 ये कॉमन निकाल आया तो क्या बचा अपना x माइनस का 6 क्या बचा x माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए ये अपने को क्या मिल गए 2 गुणनखंड मिल गए। क्या मिल गए 2 गुणनखंड। अब इनसे आप लोग x का मान निकालिए तो इनको बारी बारी से x के बराबर करिए है ना। तो 2x + 15 बराबर 0 मूल निकालने के लिए क्या करते हैं इनको बारी बारी से क्या करते हैं व्यंजकों को 0 के बराबर। तो x का मान क्या आएगा अब ये प्लस का 15 तो इधर आया तो माइनस का 15 और x के साथ 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में ठीक है। तथा दूसरा मान क्या निकलेगा x माइनस का 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आया प्लस का 6। अब देखिए आप लोग ये बताइए कि हमने x क्या माना है बर्तनों की संख्या। तो क्या संख्या माइनस में जा सकती है नहीं जा सकती। वो कुछ ना कुछ तो बर्तन बनाएगा ही। तो जब एक भी बर्तन बना दे तो उसकी संख्या 1 आ गई।
तो क्या संख्या माइनस में जाएगी? नहीं जाएगी, है ना। यदि कुछ नहीं बना रहा है तो 0 है, यदि बना रहा है तो 1 2 3 4 ऐसे आ रही है ना। तो ये क्या है? ये वाला मान क्या है? माइनस वाला मान क्या है? संभव नहीं है। ये वाला मान क्या है? संभव नहीं है। अब x बराबर क्या लेना है? 6। तो अतः बर्तनों की संख्या क्या आई? तो बर्तनों की संख्या x बराबर 6 तथा लागत दर क्या है? लागत दर क्या है? 2x प्लस 3। ठीक है, तो लागत दर क्या है इसकी? लागत दर, तो लागत दर क्या है? 2x प्लस 3। तो अब क्या रखना है? x की जगह 2 रखना है, सॉरी x की जगह 6 रखना है। तो क्या हो जाएगा? इधर रखेंगे तो 2 गुणे 6 प्लस 3, तो 2 छक्का 12 3 15। तो क्या आया? दर आई 15 और संख्या आया 6। ठीक है, तो हमारी लागत दर कितनी आई? 15 आई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इनका कुल लागत कितना आना चाहिए? 90 रुपए। तो आप लोग ये बताइए कि उसने कितने बर्तन बनाए? 6 बर्तन बनाए। उसके बर्तन की कॉस्टिंग कितनी आई? 15 रुपए। ठीक है ना, एक बर्तन की प्राइस उसकी कितनी है? 15 रुपए है। ठीक है, तो उसके एक बर्तन की प्राइस 15 रुपए है और उसके बर्तन की संख्या क्या है? 6 है। तो अब 15 में 6 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 15 छक्का 90। तो टोटल उसकी लागत कितनी है? 90 रुपए। आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है, यही है। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या 6 तथा उसकी लागत दर 15 रुपए है। ठीक है, तो अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात एकदम क्लियरली स्पष्ट हो गई होगी, है ना। 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, या मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, है ना। तो हमारी बहनें नाराज तो नहीं हो रही हैं, है ना। ठीक है, कि हमें नहीं कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछ रहे हैं सर कि क्या आप लोग समझ में आया। ठीक है, चलिए नाराज मत होइएगा मेरे बहनों। तो चलिए, तो अब क्या है, अपनी प्रश्नावली 4.2 होती है कंप्लीट। तो ठीक है दोस्तों, तो हमने ये मेहनत किसके लिए की? आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लोगों के लिए हमने ये मेहनत की, तो इस मेहनत पे एक लाइक तो डिजर्व करता हूं, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल लाइक करेंगे दोस्तों। जो लोग सब्सक्राइब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि उन लोगों को क्या है कि नई नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे, है ना। तो हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।